नदी, वायु और समुद्र की तरंगों से किस तरह की आकृति बनती है। आज हम बात करेंगे कोस्ट लाइन, तट रेखा। कोस्ट लाइन की बात करेंगे हम लोग, तट रेखा की बात करेंगे। तट रेखा, हम कोस्ट लाइन की बात करें, तट रेखा की बात करें। तट रेखा होती क्या है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। कोस्ट लाइन की, ये जो कोस्ट लाइन है इसके दो रूप होते हैं। हमेशा ध्यान दो, एक होता है निमग्न और दूसरा होता है निर्गत। निमग्न तट रेखा, हम इसे कहते हैं सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन। और दूसरी चीज निर्गत तट रेखा। ये जो निर्गत तट रेखा होती है, इमरजेंस, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस की बात करें, हम इमरजेंस की बात करें, एक है निमग्न तट रेखा और दूसरा है निर्गत तट रेखा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये जो निमग्न तट रेखा है इसके दो रूप होते हैं। एक है निमग्न उच्च भूमि का तट, हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका मतलब ये है सबमर्ज्ड अपलैंड कोस्ट लाइन, और दूसरा ये है निमग्न निम्न भूमि का तट की बात करें। ये जो निमग्न उच्च भूमि का तट है इसके तीन रूप हैं। एक है फ्योर्ड तट, दूसरा है रिया तट और तीसरा है डाल्मेशियन तट। हमेशा ध्यान इस बात को। देखो आप, ये जो निमग्न उच्च भूमि का तट है इसके तीन रूप हैं। एक फ्योर्ड तट, रिया तट और तीसरी चीज डाल्मेशियन तट। ध्यान देने इस बात को। ये जो कोस्ट लाइन है इसको समझो आप। कोस्ट लाइन, तट रेखा। तट रेखा क्या होती है? जैसे ये मान लिया जाए ये समुद्र है, ये जो भाग है ये भाग है, ये तट रेखा है, कोस्ट लाइन। इसके दो रूप होते हैं। निमग्न तट रेखा अर्थात जब किसी भी स्थलीय भाग के समुद्र में डूबने से, हमेशा निमग्न स्थलीय भाग के समुद्र में डूबने से निर्मित जो तट रेखा है उसे कहते हैं निमग्न। निर्गत का मतलब होता है समुद्र में डूबा हुआ भाग ऊपर उठ जाए। जब समुद्र में डूबा हुआ भाग ऊपर उठ जाता है तो उससे जिस तट का निर्माण होता है उसे कहते हैं निर्गत। तो इसका मतलब ये, निमग्न का मतलब होता क्या है? निमग्न का मतलब होता है कि स्थलीय भाग के समुद्र में डूबने से भाग के
समुद्र में डूबने से निर्मित तट, हमेशा ध्यान दो इस बात को, स्थलीय भाग के समुद्र में डूबने से जो निर्मित तट है उसे कहते हैं निमग्न तट रेखा। और निर्गत का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान दो कि डूबे हुए भाग के बाहर निकलने से निर्मित तट, दोनों में अंतर देखो आप। हमेशा ध्यान दो, स्थलीय भाग यदि समुद्र में डूब गया तो उससे जो निर्मित तट होगा निमग्न, और यदि समुद्र में डूबा हुआ भाग बाहर निकल गया तो डूबे हुए भाग के बाहर निकलने से जो निर्मित तट है उसे कहते हैं निर्गत तट रेखा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब निमग्न उच्च भूमि का तट, निमग्न निम्न भूमि का तट। यदि उच्च भूमि, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि उच्च भूमि में नदी का पानी, उच्च भूमि में यदि समुद्र का पानी प्रवेश कर गया, उच्च भूमि में समुद्र के पानी के प्रवेश करने से जो निर्मित तट है वो निमग्न उच्च भूमि का तट है। इसका अर्थ ये जो निमग्न उच्च भूमि का तट है, उच्च भूमि के पास समुद्र का पानी प्रवेश कर जाने से निर्मित तट। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो निमग्न उच्च भूमि का तट है, उच्च भूमि में जब समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है तो फिर निर्मित जो तट है वह निमग्न उच्च भूमि का तट। हमेशा ध्यान दो, स्थलीय भाग के समुद्र में डूबने से निर्मित तट, जब उच्च भूमि डूब जाएगी निमग्न उच्च भूमि, जब निम्न भूमि समुद्र में डूब जाएगा तो उसे कहते हैं निमग्न निम्न भूमि का तट। सबमर्ज्ड अपलैंड कोस्ट लाइन, सबमर्ज्ड लोलैंड कोस्ट लाइन। अब एक चीज सोचो जरा, इसको इस तरह देखो आप, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जब निमग्न उच्च भूमि की बात उठती है देखो आप, जैसे मैंने कहा निमग्न, उच्च भूमि का तट, इसके 3 रूप होते हैं। फियोर्ड का तट। अब एक चीज ध्यान दो, फ्यूड के तट का अर्थ क्या है? उच्च भूमि का नदियों द्वारा अपरदन से समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर जाए तो निर्मित तट को फ्यूड तट कहते हैं। जैसे रुक जाओ, सॉरी, 1 मिनट। हिमानियों द्वारा अपरदन से समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर जाए तो निर्मित तट को फ्यूड तट कहते हैं। जैसे अलास्का,
ग्रीनलैंड की हम बात करें, दक्षिणी हम चिली की बात करें, हमेशा दक्षिणी चिली का तट, पूरी बात ध्यान दो, इसे कहते हैं फ्योर्ड तट। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए यह स्थलीय भाग है, यह समुद्र का पानी है, इसके ऊपर ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब हिमानिया, ग्लेशियर, जब ग्लेशियर सक्रिय होते हैं तो चट्टानों का अपरदन करते चले जाते हैं, और जब ये चट्टानों का जगह जगह अपरदन करेंगे, जगह जगह अपरदन कर देंगे, तो समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे इस तरह देखो आप कि ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये स्थलीय भाग है, ये उच्च भाग है। हिमानियों ने क्या किया, इसका अपरदन कर दिया। जब अपरदन किया तो समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर गया। अब एक सोचो आप, ये पूरा समुद्र जब उच्च भूमि का अपरदन, इरोजन ग्लेशियर द्वारा निरंतर होता है तो उच्च भूमि कटकर नीची हो जाती है और समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर गया, देखो ये पूरा तट बन गया, ये पूरा तट बन गया। जैसे मैंने कहा नॉर्वे का तट, अलास्का, ग्रीनलैंड, ये पूरा जो तट है ये फ्योर्ड तट है। हमेशा जानते इस बात को। फ्योर्ड तट का मतलब क्या होता है? फ्योर्ड तट का अर्थ है उच्च भूमि का अपरदन जब हिमानियों द्वारा निरंतर होता है, हिमानियों द्वारा, तो जमीन कटकर नीची हो गई। अब उसके अंदर क्या होगा, समुद्र का पानी प्रवेश कर जाएगा, तो जो तट बनेगा उसे फ्योर्ड तट कहते हैं। जैसे नॉर्वे, जब मैप पे आप नॉर्वे को देखते हो तो नॉर्वे की जमीन इस तरह है, ये लगातार ये सब तट है, ये सब तट है, फ्योर्ड तट। आगे बात समझ में? अब सोचो आप, एग्जाम्पल में अलास्का, ग्रीनलैंड, दक्षिण चिली का तट और नॉर्वे का तट। अब देखो आप, ये हमेशा ध्यान दो। अगले तो एग्जाम्पल है रिया तट। यहां क्या होगा, उच्च भूमि का नदियों द्वारा अपरदन से समुद्र का पानी जब अंदर प्रवेश कर जाए, हमेशा रिया तट कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी स्पेन का जो तट है, दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड का जो तट है, वो रिया तट के एग्जाम्पल है। जैसे ये कोई स्थलीय भाग है, अब सोचो ये समुद्र है, मैंने क्या कहा, जब उच्च भूमि का अपरदन ग्लेशियर से हो जाता है और समुद्र का पानी जब अंदर प्रवेश कर जाए तब तो फ्योर्ड तट। लेकिन इसे उच्च भूमि का अपरदन नदियों से हो जाए, नदियों से हो जाए, अब सोचो आप, और इसके अंदर समुद्र का पानी प्रवेश कर जाए, इसके अंदर नदियों से हो जाए, नदियों से, और समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर जाए, तो उस तट को कहा जाता है रिया तट। हमेशा ध्यान दो, उच्च भूमि का नदियों द्वारा अपरदन से समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर जाए तो निर्मित तट को रिया तट कहते हैं। जैसे उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड का तट, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो आप, तीसरा जो एग्जाम्पल देखा जाए, डाल्मेशियन का तट, डाल्मेशियन, हम डाल्मेशियन की बात करें,
अब देखो, अस्थली भाग के समानांतर फैली श्रेणियों के जलमग्न होने से निर्मित तट डाल्मेशियन तट कहलाता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो डाल्मेशियन का तट है, जब अस्थली भाग के समानांतर फैली श्रेणियों के जलमग्न होने से जो निर्मित तट है, उसे कहा जाता है डाल्मेशियन का तट। जैसे यूगोस्लाविया का तट, ये जो यूगोस्लाविया का तट है, यह डाल्मेशियन तट है। ध्यान दो इस बात को, अस्थली भाग के समानांतर फैली श्रेणियों के जलमग्न होने से जो निर्मित तट है वो डाल्मेशियन तट है। जैसे यूगोस्लाविया का तट। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये यूगोस्लाविया का तट है। हमेशा ध्यान दो, ये यूगोस्लाविया का तट है। डाल्मेशियन तट की हम बात करें तो निमग्न उच्च भूमि के तट में 3 तट, फ्योर्ड तट, रिया तट और डाल्मेशियन तट। अब सोचो, निमग्न निम्न भूमि का तट, निमग्न निम्न भूमि, सबमर्ज्ड लो लैंड कोस्ट लाइन। इसका मतलब ये है, निम्न भूमि के जलमग्न होने से निर्मित जो तट है उसे कहते हैं निमग्न निम्न भूमि का तट। अब एक जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे यूरोप का जो बाल्टिक तट है, जैसे जो यूरोप का बाल्टिक तट है, यह निम्न भूमि के निमग्न होने से निर्मित तट है। यह है आपका निमग्न निम्न भूमि का तट। क्लियर? अब हम बात करेंगे निर्गत। हम निर्गत तट की यदि बात करें, निर्गत तट का मतलब क्या होता है? जलमग्न भूमि के बाहर निकलने से निर्मित तट। ये जो जलमग्न है, जलमग्न भूमि के बाहर निकलने से जो निर्मित तट है, वह हमेशा हमेशा जलमग्न भूमि के बाहर निकलने से जो निर्मित तट है, निर्गत तट कहलाता है। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, इंडिया, ये जो तट है, ये जो तट है, ये तट, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट।
ये निर्गत तट का एग्जाम्पल है। ये जो तट है, ये जो तट है, हम इसे कहते हैं मालाबार तट। ये निर्गत तट का एग्जाम्पल है। और ये जो तट है आपका, ये जो तट है, इसे कहते हैं, ये निमग्न तट है। सॉरी, निमग्न हम तट की बात करें, दोनों को मिला दोगे तो कंपाउंड तट होगा। कंपाउंड कोस्ट लाइन की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये कोरोमंडल तट है, ये निर्गत तट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये मालाबार तट है, ये निर्गत तट का एग्जाम्पल है। ये निमग्न तट का एग्जाम्पल है। निमग्न और निर्गत दोनों को मिला दो तो कंपाउंड कोस्ट लाइन है ये। अब साहब, तो भारत के जो पश्चिमी तट है ये कंपाउंड है। रीजन ये है, ये निमग्न क्यों कि नर्मदा ताप्ती नदियों ने उच्च भूमि को काट दिया और समुद्र का पानी अंदर प्रवेश कर गया। जो निर्मित तट है वो निर्गत निमग्न तट है हमेशा। और ये जो है निर्गत तट का एग्जाम्पल है। ये हम भारत की बात करें, चलो आप, ये तो कोस्ट लाइन। अब हम बात करें अंडरग्राउंड वाटर। इसको समझो जरा आप। भूमिगत हम जल की बात करें, होता क्या है अंडरग्राउंड वाटर की यदि हम बात करें, भूमिगत जल की यदि बात की जाए, अंडरग्राउंड वाटर की बात करें हम लोग, यदि हम भूमिगत जल की बात करते हैं, हमेशा ध्यान दें इस बात को। अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है, जैसे इसको समझने से पहले ध्यान दो, दो तरह की चट्टानें होती हैं, रंध्रयुक्त, नॉन रंध्रयुक्त। जो चट्टानों का जो शेप नेचर होता है, दो तरह की चट्टानें, रंध्र युक्त चट्टान और रंध्र युक्त चट्टान, इसको कहते पोरस रॉक्स कहते हैं इसे। इसको कहते हैं नॉन पोरस रॉक्स कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। रंध्र युक्त चट्टान की बात करें हम लोग और अरंध्र युक्त चट्टान की बात करें हम लोग, पोरस रॉक्स और नॉन पोरस हम रॉक्स की बात करें। ये जो रंध्र चट्टान का मतलब क्या होता है, इसमें रंध्र होते हैं। और पानी रिसकर नीचे जाता है, रिसकर नीचे। और रंध्र चट्टान का मतलब क्या होता है, इसमें रंध्र नहीं होते। परिणामतः पानी रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। चट्टानों के दो रूप हैं, एक पोरस रॉक्स, एक नॉन पोरस रॉक्स। हमेशा ध्यान दें इस बात को। पोरस रॉक्स क्या होता है, इसमें रंध्र होते हैं और पानी रिसकर नीचे चला जाता है। नॉन पोरस रॉक्स में क्या होता है, इसमें रंध्र नहीं होते, परिणामतः पानी रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को।
देखो आप, सबसे अंडरग्राउंड हम वाटर की बात करें, इन चट्टानों की बात करेंगे हमेशा। एक होता पारगम्य और दूसरा होता है अपारगम्य। एक परवियस, एक नॉन परवियस। हमेशा ध्यान देना इस बात को। जब चट्टानों की बात करते हैं तो देखो आप, भूमिगत जल कैसे निकाला जाता है। जैसे पूरी बात ध्यान दें इस बात को, ये बारिश हो रही है मान लो, ये पानी रिस कर नीचे जाएगा, ये पानी रिस कर नीचे जाएगा। ये जो एक कठोर चट्टाने हैं, हमेशा ध्यान दो। और रंध्र या अपारगम्य चट्टानों की बात करें, ये जो है रंध्रित चट्टाने हैं। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। जब पानी इसके नीचे जाएगा तो नीचे अपारगम्य चट्टान है, अब पानी और नीचे नहीं जा पाएगा, तो पूरा को पूरा पानी क्या होगा, यहां एकत्रित हो जाएगा। अब हम करते क्या है, जब नलकूप खोदते हैं तब इस चट्टानों को तोड़ देते हैं, चट्टानों को तोड़ देते हैं, और हमारा संपर्क सीधे क्या होता है, यहां हो जाता है। हम यहां से पानी को खींच लेते हैं। यही है भूमिगत जल। कई बार क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है। कई जगह देखा होगा कि अंडरग्राउंड वाटर काफी ऊपर आ जाता है, कई जगह नीचे चला जाता है। होता क्या है, देखो आप, होता क्या है कि मान लिया जाए, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, कि मान लिया जाए आपने यहां पे खुदाई कर दी, यहां पे खुदाई कर दी, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी तो आप खींच ले जाएंगे। एक समय के बाद यहां पानी समाप्त हो जाएगा तो नलकूप आपका सूख जाएगा। हमेशा ध्यान इस बात को। इसे कई बार क्या होता है, हम नलकूप को काफी नीचे तक खोदते हैं, नीचे तक। इसे देखा होगा, हम नलकूप को काफी अंदर गहराई तक खोदते हैं ताकि नीचे का पानी हम ऊपर खींचते चले जाएं। जब हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये कि इसमें कई लेयर है। मान लिया जाए पहले हम यहां करते हैं, फिर हम नीचे ले जाते हैं, फिर हम और नीचे ले जाते हैं नलकूप को। तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाने का मतलब ये है कि जो पहले पानी यहां मिल जा रहा था अब नीचे चला गया वो। ये बात ध्यान देना इस बात को। ये आपका अंडरग्राउंड वाटर। फिर एक प्रश्न उठा हमेशा कि कई बार उत्सृत कूप खोदे जाते हैं, आर्टिजन वेल्स की बात करें। देखो आप, कई बार क्या होता है, उत्सृत कूप खोदे जाते हैं। उत्सृत कूप में क्या होता है, आर्टिजियन कुएं, वेल्स की बात करें हम लोग। आर्टिजियन कुएं का मतलब क्या होता है, जिसमें से जल स्वतः बाहर आता है। ये जो कूप है, इस तरह के कुएं पहली बार फ्रांस के अर्टवाइज में खोजे गए। अर्टवाइज प्रांत में खोजे गए थे। हमेशा ध्यान दो, इस तरह के कुएं पहली बार फ्रांस का एक प्रांत है अर्ट वायज, और पहली बार इस तरह के कुएं यहां खोदे गए थे।
लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत रूप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। सबसे ज्यादा कूप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उस क्षेत्र को आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। ध्यान देना इस बात को। सबसे ज्यादा विस्तृत कूप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उस क्षेत्र को आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। जैसे जो आर्टेजियन बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस बेसिन में लगभग 9000 विस्तृत कूप कब पाए जाते हैं। हमेशा देना, जैसे पहली चीज आर्टेजियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये बेसिन है, उसका जो बेल्ट है नदियों का पूरा क्षेत्र है वह। अब एक ये आखिर पानी अपने आप क्यों बाहर निकलता है? देखो रीजन क्या है, हमेशा ध्यान दे इस बात को। कारण क्या है? देखो आप ये कैसे काम करता है उस स्रोत को। देखो आप, पता ये चला ये कठोर चट्टान है, ये पूरा कठोर चट्टान है और रंध्र और पारगमित चट्टान है जहां से पानी नीचे नहीं जाएगा। ये जो है मैंने क्या बताया, ये अपारगमित चट्टान है और ये जो है पारगमित चट्टानें हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पारगमित चट्टान है। पता ये चला एक ये चट्टान है, मान लिया जाए ये कठोर चट्टानें हैं। अब सोचो जरा, ये भी अपारगमित चट्टान है। बारिश यहां हो रही है, बादल, अब ये बात पानी इन चट्टानों में प्रवेश करेगा। पूरी बात ध्यान देना। मान लिया जाए बारिश यहां भी हो रही है, ये बादल है, और ये पानी अंदर प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करेगा। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। होता क्या है, ऊपर भी अपारगमित चट्टान और नीचे भी अपारगमित चट्टान, बीच में पारगमित चट्टानें हैं, रंध्रयुक्त चट्टानें हैं। होता क्या है, ध्यान से सुनो इस बात को। ये बारिश हो रही है, बारिश का पानी अंदर प्रवेश करेगा। जब बारिश का पानी अंदर प्रवेश करेगा तो देखो ये पानी नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि नीचे तो अपारगमित चट्टान है। इस चट्टान में पानी एकत्रित होता रहेगा। अब सोचो, जब पानी एकत्रित होता रहेगा तो यहां प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहां दाब बहुत ज्यादा होगा पानी का। जब ऊपर से चट्टान को तोड़ते हैं, जो हम चट्टान को तोड़ते हैं, ये पूरा का पूरा प्रेशर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्योंकि लगातार बारिश होने से यहां पानी क्या होता है? ये देखो पानी इन चट्टानों में एकत्र हो रहा है, इन चट्टानों में एकत्र हो रहा है।
आप सोचो जरा, मान लिया जाए इधर भी बारिश हो रही है, या तो दोनों तरफ या तो एक तरफ बारिश हो रही है। ऊपर भी अपारगमित चट्टान, नीचे भी अपारगमित चट्टान। ये पूरा का पूरा पानी इन चट्टानों में एकत्रित होता रहेगा, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ऊपर से हम थोड़ा सा होल करते हैं तो पूरे प्रेशर के साथ पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं उत्स्रोत कूप। ये जो है आपका उत्स्रोत कूप है। ये इसका मतलब यही है, हमेशा ध्यान दो, इसका अर्थ ये है कि पारगमित चट्टान में ज्यादा होने से पानी का स्वतः बाहर निकलना, हमेशा पारगमित चट्टान में पानी का दाब ज्यादा होने से पानी का स्वतः बाहर निकल जाना, इसे ही कहते हैं हमेशा उत्स्रोत कूप। हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण इस चट्टान में इतना ज्यादा दबाव होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जब थोड़ा सा होल करते हैं, चट्टान को तोड़ते हैं, तो पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं उत्स्रोत कूप। जैसे इसको इस तरह देखो आप, इसको इस तरह देखिए आप जरा कि काम कैसे करता है। जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। उत्स्रोत कूप का बेल्ट यहां है, ये पूरा जो बेल्ट है उत्स्रोत कूप का है। इसके पीछे ही क्या होता है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, रेंज है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। रेंज, यहां बारिश होती है। जब बारिश होती है तो चट्टानों का शेप इस तरह है, चट्टानों का शेप देखो आप, ये चट्टानों का शेप है। ये क्या है, ये बारिश होगी तो पानी क्या होगा, इसके अंदर पारगमित चट्टानों में भरता चला जाएगा। अब यहां ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा है, जब चट्टान को तोड़ते हैं तो प्रेशर के साथ पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। इसे ही कहते हैं उत्स्रोत कूप कहते हैं, इसे आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। इसे हमेशा ध्यान दो इस बात को, आर्टेजियन बेसिन कहते हैं इसे। ग्रेट डिवाइडिंग हम रेंज की बात करें, यही आपका उत्स्रोत कूप। कई बार आपने स्प्रिंग्स पढ़ा होगा, झरना। हमेशा ध्यान दो, ये झरना होता क्या है, झरने का मतलब है फव्वारे के रूप में पानी का, एक मिनट, भूमिगत जल का बाहर निकलना। बाहर निकलना, जैसे आखिर ये होता क्यों है। कई बार आपने झरना देखा होगा, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में आपने झरना देखा होगा। आखिर डेजर्ट एरिया में झरना कैसे, रीजन क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे झरना
देखो उसके पीछे कारण क्या है, कारण होता क्या है उसके पीछे। ये चट्टान है, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, ये चट्टान है, ये कठोर चट्टाने हैं मान लो। कई बार क्या होता है, ये पारगामिक चट्टाने हैं और ये पुनः कठोर चट्टान है। मान लिया जाए यहां बारिश हो रही है, पानी रिस करके नीचे आएगा, इस चट्टान में फ्लो करेगा। होता क्या है, कई बार ये पानी आगे बढ़ते बढ़ते ये पानी बाहर निकल जाता है, इसे ही कहते हैं झरना। देखो आप, फव्वारे के रूप में भूमिगत जल का बाहर निकलना है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, फव्वारे के रूप में भूमिगत जल का बाहर निकलना ही झरना कहलाता है, स्प्रिंग कहलाता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। जैसे मैंने कहा ये चट्टान है, ये चट्टान है, ये बारिश होगी, पानी इसका नीचे जा रहा है। कई बार ऐसा हो कि यहां बारिश हो रही है और पानी, मान लिया जाए ये चट्टान कठोर नहीं है, मान लो आप, और ये भी रंध्रित चट्टाने हैं, रंध्रित, तो बारिश हो रही है, मान लो ये पानी नीचे जाएगा, हो सकता आगे जाकर के वो पानी बाहर निकल जाए। जैसे मान लिया जाए राजस्थान में स्प्रिंग में कोई झरना है, जो लोग कहते हैं चमत्कार है। हो सकता है वो चट्टान की लंबाई इतनी ज्यादा हो जो हिमालय तक हो, और हिमालय में जो बर्फ पिघल रही है वो पानी धीरे धीरे चट्टानों के अंदर होता हुआ रिश्ता आगे बढ़ रहा है और आगे जाके वो निकल जाता है। वो हमेशा ध्यान इस बात को, इसे कहते हैं झरना। कई बार झरना होता नहीं है पर झरने का निर्माण हो जाता है। रीजन क्या चीज है, देखो आप, रीजन क्या है कि मान लिया जाए ये चट्टान है, हमेशा ये पूरा देखो आप, ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये पानी रिसके जाएगा, ये पता चला, सोचो आप कि ये पानी आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ने की जैसे सीधे बाहर निकल जाएगा पानी। ये भी तो झरने का रूप है। पता ये चला ये कठोर चट्टाने हैं, अब पानी नीचे नहीं जा पाएगा। जब पानी नीचे नहीं जा पाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये पानी सीधे बाहर निकल गया, ये झरने का रूप ले लेगा। ये मान लिया जाए, देखो आप, मान लिया जाए कि ये इंडिया है, ये हिमालय है, चट्टाने बहुत लंबी हैं, ये चट्टाने हैं, ये पूरी चट्टाने हैं, बारिश यहां हो रही है या बर्फ यहां पिघल रही है, ये पानी रिस करके आगे बढ़ेगा। ये जब पानी रिस के आगे बढ़ेगा तो हो सकता है ये राजस्थान के एरिया में ये फव्वारे के रूप में बाहर निकल जाए, स्प्रिंग के रूप में। यह भी तो एक प्रकार का झरना ही है। कई बार ऐसा होता है, देखो आप, कई बार ऐसा होता है कि जब झरने की बात करेंगे तो भ्रंश झरना, डाइक झरना, जैसे मैंने ये कहा, फॉल्ट स्प्रिंग की बात करते हैं हम लोग। ये देखो होता क्या है, फॉल्ट की बात करें, मान लिया जाए ये चट्टान है, ये चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये पोरस चट्टाने हैं, पोरस। पता ये चला ये चट्टान आगे है, जा रही है, यहां अचानक क्या हुआ, भूकंप आया, चट्टान टूट गया। जब चट्टान टूट जाएगा तो शेप इस तरह हो जाएगा।
अब देखो आप, चट्टान इस तरह हो जाएगी। सोचो आप, ये चट्टान टूट गई, तो चट्टान टूटेगी तो ये जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि चट्टानें ब्रेक हो गई। ये चट्टान थी, इन चट्टानों में पानी भरा हुआ है। सोचो आप, ये जब चट्टान टूटेगी तो एक भाग नीचे आ गया, एक भाग ऊपर उठ गया, फॉल्ट। तो इसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं फॉल्ट स्प्रिंग, भ्रंश झरना कहते हैं। कई बार डाइक झरने की बात की जाती है, यद्यपि यहां से प्रश्न कभी नहीं पूछेगा वो, फिर भी देखो डाइक झरना क्या होता है। डाइक झरने का मतलब ये है, हमेशा मान लिया जाए ये चट्टान है, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। अचानक क्या हुआ कि यहां पे कोई कठोर चट्टान आ गई, जिसे डाइक कहते हैं जिसको, ये डाइक है मान लो। पानी जिसका आगे जा रहा था अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये पानी ओवरफ्लो करेगा। जब पानी ओवरफ्लो करेगा तो ऊपर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि डाइक है, कठोर चट्टान है। अब सोचो आप, पानी आगे जा नहीं पाएगा तो ये पानी ओवरफ्लो करेगा, ऊपर से निकल जाएगा। इसको कहते हैं डाइक झरना। डाइक झरना कहते हैं इसे, हमेशा डाइक स्प्रिंग कहते हैं इसको, ठीक है, झरना। अब एक चीज सोचो जरा, ये बात हमेशा याद रखना कि कई बार भूकंप आता है तो जल का, मीठे जल का स्रोत निर्मित हो जाता है, कि भूकंप आने से चट्टानें टूट जाती हैं, तो जो चट्टानों में पानी है वो बाहर निकलने लगता है। ऐसा कई बार होता है। अब देखो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को, चीज जब झरने की बात करेंगे तो एक बात ध्यान देना, झरने के प्रकार पहली बात, ठंडे जल की झरना, कोल्ड वाटर स्प्रिंग की बात करें हम लोग, इस कोल्ड वाटर स्प्रिंग में क्या होता है, यह विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। हमेशा बर्फ के पिघलने से, या होता क्या है, बर्फ के पिघलने से पानी चट्टानों से होता हुआ बाहर निकलता है। यह विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बर्फ के पिघलने से पानी चट्टानों से होता हुआ बाहर निकलता है, इसे कहते हैं ठंडे जल का झरना। कई बार क्या होता है, गर्म जल का झरना, हॉट वाटर स्प्रिंग की बात करें हम लोग, ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये हॉट वाटर स्प्रिंग की देखो आप, होता क्या है, ज्वालामुखी चट्टानों, ज्वालामुखी, जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी चट्टानें हैं वहां इस तरह के झरने पाए जाते हैं। ज्वालामुखी चट्टानों के क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कांगड़ा ज्वालामुखी की बात करें, क्योंकि ज्वालामुखी चट्टानें गर्म होती हैं और उन चट्टानों के पास से यदि पानी प्रवाहित होता है तो पानी भी गर्म हो जाता है, हॉट। कई बार होता है
खनिज हमेशा खनिजों से युक्त जल का झरना। इस झरने में क्या होता है? गंधक पाया जाता है हमेशा। मतलब ये जो झरने के थ्रू जो पानी निकलता है ऐसे चट्टानों से प्रवाहित होता है जिन चट्टानों में सल्फर की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। यदि सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, ठीक है? ये है झरने के प्रकार। आप सोचो जरा, आप ये झरने। अब एक प्रश्न, एक शब्द है गीजर। गीजर होता क्या है? कैसे किसे गीजर कहते हैं? हमेशा गीजर जो है, गीजर, ये जो गीजर है गर्म जल का फव्वारों के रूप में बाहर निकलना, ये गीजर होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह समझो आप। देखो होता क्या है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए ये आपूर्ति बिंदु है, ये चट्टानें गर्म हैं। देखो आप, चट्टान गर्म है, यहां लगातार बारिश हो रही, ये पानी क्या होगा? नीचे जाएगा। ध्यान से सुनो इस बात को। ये पानी नीचे जा रहा है, ये गर्म चट्टानें हैं, ज्वालामुखी चट्टानें, ये पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो ये जो दरार है ये बहुत ही नैरो है, सकरा है, इसमें संवहनी धाराएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। तो जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो भाप में कन्वर्ट होगा। जब भाप में कन्वर्ट होगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो आप सोचो, तो ऊपर के पानी को पुश करेगा तेजी के साथ। जब पुश करेगा तो ये पानी फव्वारे के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं गीजर। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो ये पानी नीचे जा रहा है, ये गर्म चट्टाने हैं, यहां के चट्टान गर्म है, ये गर्म चट्टान है। देखो आप इसको इस तरह देखो आप, ये चट्टान गर्म है, ये चट्टान है। सोचो आप, मैंने कहा पानी इसके नीचे आ रहा है, ये इसके नीचे आ रहा पानी, क्लियर? ये चट्टान गर्म है, ये पानी गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, वो पानी को पुश करेगा। वो जब पानी को पुश करेगा तो ये पानी फव्वारे के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसे ही कहते हैं गीजर। ये आपका आपूर्ति बिंदु है और ये आपका निकास बिंदु है। ये निकास बिंदु है, ये आपूर्ति बिंदु है। दोनों में बेसिक डिफरेंट देखो जरा। होता क्या है, यदि आपूर्ति बिंदु निकास बिंदु से ऊपर है तो पानी निरंतर बाहर निकलेगा। दो चीजें, यदि
आपूर्ति बिंदु ऊपर है तो पानी निरंतर बाहर निकलता है। यदि आपूर्ति बिंदु निकास बिंदु से नीचे है तो पानी रुक रुक कर पूरी बात ध्यान दो, निकलता है। इसको इस तरह समझो आप, यह आपूर्ति बिंदु है, निकास बिंदु है। यदि आपूर्ति बिंदु ऊपर है तो पानी की निरंतर आपूर्ति होती रहेगी। यह चट्टान गर्म है, यह पानी गर्म होगा। जब गर्म होगा तो सीधे भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये पानी को पुश करेगा। जब पानी को पुश करेगा तो पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकल जाएगा। पर यदि आपूर्ति बिंदु ऊपर है तो पानी का दाब भी ज्यादा होगा और पानी तेजी से बाहर निकलेगा। पर यदि आपूर्ति बिंदु नीचे है और निकास बिंदु ऊपर है तो पानी यहां एकत्र होगा, गर्म होगा। गर्म होने में पुनः समय लगेगा 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, जो भी हो। जब पानी गर्म होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, हमेशा जान दो प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ऊपर के पानी को पुश करेगा, तो ऊपर का पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसे ही कहते हैं गीजर। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसे ही गीजर कहा जाता है। आप यदि गीजर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो गीजर है उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां ज्वालामुखी चट्टानें हैं। तो गीजर की यदि हम बात करें, यह ज्वालामुखी चट्टानों की पाया जाता है। हमेशा जहां ज्वालामुखी चट्टानें हैं सबसे ज्यादा गीजर अमेरिका के वायमिंग राज्य के येलो स्टोन नेशनल सबसे ज्यादा गीजर अमेरिका के वायमिंग राज्य के येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। हमेशा यहां का ओल्ड फेथफुल गीजर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सबसे ज्यादा जो गीजर है अमेरिका के वायमिंग राज्य में पाए जाते हैं। एक पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क, यहां का ओल्ड फेथफुल गीजर सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये है आपका गीजर। अब एक चीज सोचो आप, जो अंडरग्राउंड वाटर है वह भी तो गतिशील है, वह भी अपर्दन करेगा और वह भी निक्षेपण करेगा। तो अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूमिगत जल की बात करें, वह भी अपर्दन करता है और वह भी निक्षेपण करता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो अच्छा, गीजर की जब बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा आइसलैंड जहां ज्वालामुखी चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं, न्यूजीलैंड अमेरिका में गीजर ज्यादा पाया जाता है। गीजर। अब एक चीज सोचो आप, ध्यान देने इस बात को, भूमिगत जल की सक्रियता की बात करें, जल की सक्रियता होता क्या है
इससे विभिन्न तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान दो, चुनाव प्रदेशों में जो चूना प्रधान चट्टानें हैं वहां स्थलाकृतियों का निर्माण ज्यादा होता है। में जल द्वारा चट्टानों को घोल दिया जाता है। हमेशा इसका अर्थ यही है, यहां रासायनिक केमिकल वेदरिंग होता है, फिजिकल नहीं होता। यहां सबसे बड़ी चीज यही है कि भूमिगत जो जल है से भौतिक अपक्षय नहीं होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय नगण्य होता है तथा केमिकल जो वेदरिंग है, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग क्यों? हमेशा, क्योंकि जल में हमेशा ध्यान दो ऑक्सीजन घुली हुई है। चूना के प्रदेशों में जो कैल्शियम है उसे क्रिया कर लेता है यह, और चट्टानों को तेजी से घोलता चला जाता है यह। भूमिगत जल की बात करें, ये जो भौतिक अपक्षय फिजिकल वेदरिंग है यह नगण्य होता है, केमिकल वेदरिंग ज्यादा होता है। ये ध्यान दो इस बात को। अब भूमिगत जल की सक्रियता से निर्मित आकृति, एक तो अपरदन से निर्मित आकृति और दूसरा है निक्षेपण से निर्मित आकृति की बात करें हम लोग। हमेशा ध्यान दें इस बात को। देखो आप, भूमिगत जल की सक्रियता से निर्मित स्थलाकृति की बात करें, सबसे पहले हम बात करें अपरदन से हम निर्मित आकृति की बात करें, किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेपीज का निर्माण होता है, अवकूट। सबसे पहले अवकूट बनता है ये अवकूट, इसे लेपीज कहते हैं। इसे हमेशा देखो, सिंपल चीजें देखा जाए, ये चूना प्रधान चट्टानें हैं। होता क्या है, स्थलीय भाग पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। तो चूना युक्त प्रथम क्षेत्रों में, चूना युक्त चट्टानों के क्षेत्रों में जल की सक्रियता से छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, जिन्हें कहते हैं लेपीज। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रदेशों में जल की सक्रियता से छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। इन्हें कहा जाता है अवकूट, लेपीज कहा जाता है इसे, लेपीज। जैसे मैंने ये कहा, ये पानी में ऑक्सीजन है, वो चूने से क्रिया कर लेगा, चट्टानों को घोल देगा और छोटे छोटे गर्त बन जाएंगे। इस गर्त को कहा जाता है लेपीज, अवकूट कहा जाता है इसे। अब ध्यान देना इस बात को, कई बार सिंक होल बनते हैं, घोल रंध्र कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो,
ये जो घोल रंध्र बनते हैं, सिंक होल कहते हैं इसे। ये बनते कैसे? हमेशा जान दो, जल की सक्रियता के कारण होता क्या है, भूपर्वटी के ठीक नीचे रंध्र बन जाते हैं। हमेशा जान दो इस बात को, ये रंध्र बन जाएंगे और इन रंध्रों को कहा जाता है घोल रंध्र। हमेशा जैसे ये कहा जाए, जल की सक्रियता से मिट्टी की परत के ठीक नीचे बड़े बड़े रंध्र बन जाते हैं। ये जो रंध्र होते हैं उसे ही कहा जाता है घोल रंध्र। जैसे इसको इस तरह देखो आप कि ये चट्टान है, होता क्या है, ये बड़े बड़े मान लो ये रंध्र है, ये रंध्र है, ये रंध्र है, ये चट्टान है। कई बार ऐसा होता है कि ये नदी प्रवाहित हो रही है, अचानक क्या होता है, कई बार नदी का पानी इन रंध्रों में प्रवेश कर जाता है और नीचे नीचे ये पानी बहने लगता है और ये कठोर चट्टानें हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पानी, ध्यान दो इस बात को, मूल घाटी ये थी, ये नदी की घाटी। अचानक क्या हुआ, घोल रंध्र का निर्माण हुआ, घोल रंध्र का निर्माण हुआ और नदी का पानी इसके अंदर प्रवेश कर गया। ऊपर तो देखो पेड़ पौधे हैं, पानी प्रवेश कर गया और ये पानी अंदर अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देगा और नदी जिस मार्ग से बहती है उसे नदी की घाटी कहते हैं। पर ये जो घाटी है, नदी की ये जो घाटी है, दिखाई नहीं देती है। इस घाटी को कहा जाता है ब्लाइंड वैली। ये जो है अंध घाटी कहा जाता है, ब्लाइंड वैली कहा जाता है। ब्लाइंड वैली कहा जाता है क्यों? क्योंकि नदी का पानी जो दिखाई नहीं देता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा, ये नदी, ये घोल रंध्र है। देखो आप, ये जो पानी है, पहले नदी का पानी यहां बह रहा था, पर ये पानी सीधे घोल रंध्र में प्रवेश कर गया। अब पानी नीचे नीचे अंदर अंदर बहना शुरू कर देगा, पर ये घाटी दिखाई नहीं देगी। इसी को कहते हैं ब्लाइंड वैली कहते हैं। तो नदी का पानी नीचे से बहने लगता है जो दिखाई नहीं देता है। क्लियर? इसे कहते हैं घोल रंध्र कहते हैं। हमेशा कई बार होता क्या है, देखो आप, कई बार विले रंध्र, स्वैलो होल क्या कहा जाता है। हम स्वैलो होल कहते हैं। ये बनते कैसे हैं आप सोचो जरा। ये पेड़ पौधे हैं, ये कठोर चट्टान है, पानी यहां सक्रिय है। देखो, एक ये घोल रंध्र है, एक ये घोल रंध्र है, एक ये घोल रंध्र है, एक ये घोल रंध्र है। जल लगातार सक्रिय है, सक्रिय है। होता क्या है, जल की सक्रियता से निरंतर क्या होगा, चट्टानों का अपर्दन होगा, अपर्दन होगा। ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। यहां भी पानी, चट्टानों का अपर्दन होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन होगा। तो दोनों घोल रंध्रों के बीच जो दीवार है, दीवार गिर जाएगी और दोनों मिलकर एक हो जाएगी। इसे कहते हैं बिले रंध्र। इसका निर्माण तब होता है
जब घोल रंध्र के बीच की और घोल रंध्र आपस में मिल जाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, ये जो स्वेलर होल है, इसका निर्माण तब होता है जब घोल रंध्र के बीच की दीवार गिर जाती है। मैंने ये कहा, जल की सक्रियता से इनकी भी जो दीवार थी वो तो गिर गई और घोल रंध्र आपस में मिल गए, तो क्या बन गया? विलय रंध्र बन गया। क्लियर? फिर एक प्रश्न, डोलाइन की बात करें हम लोग। देखो, डोलाइन बनता कैसे है? एक ये विलय रंध्र है, एक ये विलय रंध्र है। ध्यान दो, ये विलय रंध्र और ये विलय रंध्र है। अब इनके बीच जल सक्रिय होगा, ये चट्टानों का अपर्दन करेगा, ये अपर्दन करेगा, ये अपर्दन करेगा, अंततः दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। तब क्या बनेगा? डोलाइन बनेगा। तो इसका निर्माण तब होता है जब विलय रंध्र के बीच की दीवार गिर जाती है और विलय रंध्र आपस में मिल जाते हैं। हमेशा दो घोल रंध्र के बीच की दीवार गिरती है तो विलय रंध्र बनता है, स्वेलो होल कहते हैं उसे। और जब दो स्वेलो होल के बीच की दीवार गिरती है, आप दीवार की मिलके एक हो गई, तो इसको डोलाइन कहते हैं। डोलाइन। अब देखो, डोलाइन, इसे डोलाइन कहते हैं। तो डोलाइन का निर्माण होता है, अब मान लिया जाए एक ये डोलाइन है। ओ, अब शकुंड या ज्वाला की बात करें हम लोग। ये बनता कैसे है? इसका निर्माण तब होता है जब डोलाइन के बीच की दीवार गिर जाती है और डोलाइन आपस में मिल जाते हैं। हमेशा इस शकुंड या ज्वाला की बात करें, देखो आप, इसका निर्माण तब होता है जब डोलाइन के बीच की दीवार गिर जाती है और डोलाइन आपस में मिल जाते हैं। जैसे मैंने ये कहा, जैसे ये कि ये डोलाइन है, एक ये डोलाइन है, ये पानी लगातार सक्रिय है, इनका अपर्दन होगा, ये अपर्दन होगा, ये अपर्दन होगा, अपर्दन होगा, ये आपस में मिल जाएगी। आपस में इन दोनों डोलाइन के बीच की जो दीवार है वो गिर गई, दोनों आपस में मिल गई, तो क्या बन गया? शकुंड या ज्वाला कहते हैं इसे। UVALA, ज्वाला। अब सोचो, फिर हम बात करें पोनोर। पोनोर होता क्या है? देखो आप, इसका निर्माण तब होता है जब शकुंड या ज्वाला गिर जाती है और ज्वाला आपस में मिल जाते हैं। हमेशा एक ये ज्वाला है, एक ये ज्वाला है। आप सोचो, ये दो इनके बीच एक दीवार है, ये अपर्दन होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन होगा और आपस में मिल जाएंगे ये, तो क्या बन जाएगा? पोनोर बन जाता है। तो पोनोर का निर्माण तब होता है जब ज्वाला के बीच की दीवार गिर जाती है और ज्वाला आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, तो क्या बनता है? पोनोर। अब देखो आप, पोनोर के बाद कंदरा बनता है, केव। या केवर्ण की बात करें
देखो, इनका निर्माण तब होता है जब पोनोर के बीच की दीवार गिर जाती है और पोनोर आपस में मिल जाते हैं। जैसे देखो आप, एक ये पोनोर है, एक ये पोनोर है, इनके बीच ये दीवार है, ये दीवार है। जब अपर्दन होगा तो निरंतर अपर्दन होता जाएगा, अपर्दन। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? कंदरा, केव का निर्माण होगा। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को, केव, कंदरे का निर्माण होता है इसका। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, अब विश्व का सबसे बड़ा जो कंदरा है, हल्लोच कंदरा है। विश्व का सबसे बड़ा जो कंदरा है, हल्लोच कंदरा। हल्लोच ये पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है हल्लोच कंदरा। अब एक चीज सोचो, निक्षेपण से आकृतियां कैसी बनती हैं? निक्षेपण से निर्मित आकृति, निर्मित स्थलाकृति, ये भूमिगत जल चल रहा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। होता क्या है कि ये नीचे पूरा कंदरा है, ये ऊपर पेड़ पौधे हैं, ये चट्टाने हैं। आपने अक्सर छत को टपकते भी देखा होगा। जब छत टपकता है तो पानी की एक बूंद कुछ क्षण तक छत पर लटकी रहती है, फिर नीचे गिरती है। तो जब पानी नीचे टपकता है तो उस पानी में कुछ मिट्टी के कण हैं। ये पानी की बूंद यहां कुछ सेकेंड तक, कुछ मिनट तक यहां छत पर लटकी रहेगी। उस क्षण क्या होगा? अवसाद डिपॉजिट हो जाएगा। हरी बात है। जैसे छत पर पानी की बूंदें जब टपकती हैं छत से, तो देखा होगा आपने, कुछ क्षण तक क्या होता है, पानी की बूंद वहां पड़ी रहती है, तो उसमें जो सेडिमेंट्स अवसाद हैं वही जमा हो जाते हैं। नीचे जो है, नीचे जब पानी की एक बूंद गिरता है नीचे, तो यहां कुछ अवसाद क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये चलती रहेगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर पानी की बूंद गिरेगी, उसमें सेडिमेंट्स अवसाद होंगे, कुछ जमा हो जाएंगे। जब पानी की बूंद नीचे गिरती है तो उसमें कुछ अवसाद हैं, तो अवसाद ही नीचे भी जमा हो जाएंगे। अरे बात है। ये जो तो अवसाद ऊपर से चिपक लटकने लगता है, इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। ऐसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट कहते हैं। हमेशा ध्यान दो। कई बार क्या होगा, ये आपस में चलती जाएंगी और मिलती जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। इसे कहते हैं कंदरा स्तंभ कहते हैं इसे। देखो, ये स्टेलेक्टाइट है, ये स्टेलेग्माइट है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? कंदरा स्तंभ बन गया। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, स्टेलेक्टाइट लटक रहा है, स्टेलेग्माइट, लेग मतलब पैर, नीचे है वो, और हजारों सालों बाद ये आपस में मिल जाती हैं तो केव पिलर बन जाता है। ये केव पिलर ये बन जाता है। ये है भूमिगत जल से निर्मित आकृति। एक बात आप सबको बताना चाहता हूं, कल मंडे है और
कल से मैं क्लास लूंगा इंडियन ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी आपका खत्म, लेकिन विश्व के जितने रिसोर्स हैं, जो जलमार्ग है, उस सब मैं पढ़ाऊंगा, पर इंडियन ज्योग्राफी के बाद, उसके बाद हमारा मैप चलेगा। हम लोग मैप का अध्ययन करेंगे कम से कम 5 दिन। उम्मीद है कि अभी मेरी 15 से 20 क्लास चलनी चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी आपकी फिनिश, और मेरी कोशिश रहेगी कि प्रश्न आपके बाहर ना जाएं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम लोग मिलते हैं मंडे को। अभी मिलेंगे हम लोग 12 बजे से इंडियन पॉलिटी के लिए। थैंक यू।